नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग आदित्य रंजन सर का जो साइंस का जो 5000 एमसीक्यू प्लस एक लाइनर का जो बुक निकला है उसमें हम लोग चैप्टर 6 तक हम लोग रिवीजन कर चुका है फ्रेंड्स। आज हम लोग चैप्टर 7 का करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है तापमान तथा ऊष्मा, टेम्परेचर एंड हीट। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टेम्परेचर यानी कि तापमान, देखिए तापमान मापने का पैमाना यानी कि टेम्परेचर मापने का कुछ पैमाना दिया हुआ है, जैसे कि सेल्सियस का जो न्यूनतम तापमान होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है और अधिकतम तापमान जो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम तापमान केल्विन में जो आपका होता है 273 केल्विन और अधिकतम टेम्परेचर जो होता है आपका 373 केल्विन। याद रखिएगा ये सब आपके एग्जाम के लिए, जिनका भी एग्जाम एएलपी का होने वाला है फ्रेंड्स 25 तारीख से, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पानी का हिमांक बिंदु, देखिए उसके बाद आपका फ़ारेनहाइट में न्यूनतम तापमान होता है आपका 32 फ़ारेनहाइट और अधिकतम होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अब हम लोग देखते हैं पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है फ्रेंड्स। तो देखिए सेल्सियस में बोलेगा तो हिमांक बिंदु 0 डिग्री होता है और केल्विन में बोलेगा तो 273 केल्विन हो जाएगा और फ़ारेनहाइट में बोलेगा आपका तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अधिकतम पानी का अधिकतम क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यही केल्विन में रहेगा तो 373 केल्विन और फ़ारेनहाइट में रहेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका एक रिलेशन बनता है फ्रेंड्स, ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। जैसे कि पूछ देगा कि सेल्सियस का वैल्यू दे देगा और केल्विन का वैल्यू निकालना रहेगा, तो सेल्सियस मान के चलिए 20 डिग्री दे देगा तो यहाँ 20 वैल्यू पुट करके और के का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। बस जब भी देगा तो जब इसको पूछेगा तो इसका वैल्यू देगा और जब इसका पूछेगा तो इसका वैल्यू देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी को क्या कहा जाता है, तो विश्व का सबसे कम टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, किस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है, अर्थात उस तापमान पर गैस ठोस में रूपांतरित हो जाता है, तो 0 डिग्री केल्विन या तो -273 डिग्री सेल्सियस, जिसे परम शून्य ताप कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि परम शून्य तापमान कितना डिग्री को कहा जाता है, तो -273 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, सेल्सियस में हो जाएगा -273। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर पानी का 3 अवस्थाएं यानी ठोस, तरल और गैस अपनी अवस्था नहीं बदलती है, तो देखिए -0.16 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन पानी का त्रिक बिंदु कहा जाता है। 273 केल्विन को पानी का त्रिक बिंदु कहा जाता है। मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री। हमारा जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में रहता है फ्रेंड्स, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। और जो थर्मामीटर होता है ना उसमें जो रीडिंग रहता है आपका फ़ारेनहाइट में रहता है, यानी कि 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर तापमान को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए केल्विन में दिए गए तापमान से 273 घटाते हैं। क्या करते हैं, 273 घटाते हैं। अगला है मरकरी या पारा, थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। पारा अल्कोहल का उपयोग अक्सर किस थर्मामीटर में किया जाता है, तो ये जो किया जाता है तरल थर्मामीटर में किया जाता है। तापमान सीमा काफ़ी कम रखी जाती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। किसमें, तो मरकरी पारा थर्मामीटर का टेम्परेचर सीमा काफ़ी कम रखा जाता है फ्रेंड्स। आमतौर पर हीलियम या नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ये किस में किया जाता है, तो गैस थर्मामीटर में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, तो ये जो किया जाता है आपका प्लेटिनियम प्रतिरोध थर्मामीटर का, जो कि -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स टेम्परेचर के बाद हम लोग हीट में प्रवेश कर चुके हैं।
अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये जो आपका उत्पन्न होता है उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। उष्मा के प्रवाह किसके कारण होती है? तो माध्यम के बीच तापमान के अंतर में। पदार्थ की अवस्था को तापमान में परिवर्तन करके दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। द्रव की अवस्था को दबाव में बदलकर भी उसे बदला जा सकता है। अगला है कि उच्च तापमान पर किसी वस्तु से उत्सर्जित दीप्तिमान ऊर्जा, जिसे ई से डिनोटेट किया जाता है, उसकी मात्रा उसके निरपेक्ष तापमान की चौथी शक्ति के सीधे समानुपाती होती है। ये आपका हो जाएगा आपका स्टीफन का नियम, जो कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4। स्टीफन को अल्फा से डिनोटेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा संचरण की वह विधि कौन सी है जिसमें अणुओं की गति बनी रहती है? ठीक है, तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, ऊष्मा संचरण की वह विधि कौन सी है जिसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा बिना ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका चालन। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है? तो ये आपका होता है चालन के माध्यम से। ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे धीमी विधि हो जाएगा आपका चालन। ऊष्मा संचरण की वह विधि कौन सी है जिसमें ऊष्मा का संचरण अणुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसे संवहन कहते हैं। द्रव एवं गैसों में ऊष्मा संचरण की विधि है आपका संवहन विधि। चालन की तुलना में ऊष्मा अधिक तेजी से स्थानांतरित होता है संवहन में। ऊष्मा संचरण की एक विधि जिसके माध्यम से बिना या माध्यम होने पर माध्यम के गर्म किया जा सकता है, उससे क्या कहा जाता है? विकिरण। जैसे कि जो पृथ्वी जो गर्म होता है विकिरण के कारण ही गर्म होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तीव्र विधि हो जाएगा आपका विकिरण। ठीक है, जैसे कि सूर्य से जो हमारा पृथ्वी गर्म होता है ये आपका विकिरण के कारण ही गर्म होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है विकिरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा पहुँचता है। ठीक है, अगला है वातावरण जो गर्म होता है, ये भी आपका वातावरण। देखिए यहाँ पे बोल रहा है वातावरण, जब वातावरण गर्म होगा तो वो हो जाएगा आपका संवहन विधि। भट्ठी की ऊष्मा मनुष्य तक किसके द्वारा पहुँचती है? तो विकिरण विधि के द्वारा। धातु की मेज पर रखी चाय लकड़ी की मेज की तुलना में जल्दी ठंडा हो जाती है, क्योंकि धातु की मेज में चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पीकरण सभी होती है, जबकि लकड़ी की मेज में केवल विकिरण, संवहन, वाष्पीकरण होता है, चालन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुंडा क्षेत्र में एस्किमो बर्फ की दोहरी दीवार के नीचे रहते हैं, क्योंकि दोहरी दीवार के बीच की हवा ऊष्मा के कुचालक होती है। फ्रेंड्स, किस नियम के अनुसार किसी वस्तु को अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने पर जितना समय लगता है उससे अधिक समय वस्तु को थोड़ा ठंडा कर पूर्ण ठंडा करने में किया जाता है? ये आपको हो जाएगा न्यूटन का शीतलक नियम। जैसे कि देखिए 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में उसे 5 मिनट का समय लगा। यहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर कम रहा और 50 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस होने में उसे 5 मिनट से अधिक समय लगा, क्योंकि यहाँ भी 10 डिग्री कम रहा है टेम्परेचर, फिर भी क्या होगा आपका 5 मिनट से ज़्यादा समय लगा। ये किसका कारण होता है? तो न्यूटन के शीतलक के नियम के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स ऊष्मागतिकी के नियम की ओर। किसी नियम के अनुसार यदि ए का तापमान बी के तापमान के बराबर है और बी का तापमान सी के तापमान के बराबर है, तो ए और सी के तापमान बराबर होगा। ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम कहलाता है। किसका कहलाता है? ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम कहलाता है। किस नियम के अनुसार किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा Q से वह वस्तु या मशीन दो कार्य करती है? पहला कार्य वह अपनी आंतरिक ऊर्जा Q और बाहरी कार्य W को बढ़ाना है। तो यह ऊष्मागतिकी का पहला नियम Q बराबर UT प्लस W हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पे? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मा को न्यून में से परिभाषित किया जाता है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में परिभाषित किया जाता है। किस नियम के अनुसार ऊष्मा निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर प्रवाहित नहीं होती है? यदि बाहरी बल अनुपस्थित है तो ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान में प्रवाहित होती है, जिसे ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहते हैं। चलिए पृथ्वी का तापमान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं
कि पृथ्वी का तापमान में अत्यधिक या क्रमिक वृद्धि हो जाता है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण हो जाएगा आपका CO2 गैस, ठीक है। CO2 सूर्य द्वारा छोड़ी गई अवरक्त किरणें को पृथ्वी के अंदर तो आने देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कि सूर्य से दो प्रकार की किरणें निकलती है, एक निकलता है अवरक्त किरणें, एक निकलता है आपका परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें अवशोषित करती है ओजोन परत द्वारा, किसके द्वारा? ओजोन परत द्वारा। वह पिंड जो लगभग समस्त उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। उदाहरण, कागज लगभग 95% उष्मा विकिरण को अवशोषित करता है, इसीलिए कागज सर्वोत्तम काली काया है। काला आदमी सारी उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए उसे अधिक गर्मी लगती है। काला आदमी को देखिएगा ना तो बहुत गर्मी लगेगा। एक श्वेत व्यक्ति सारी उष्मा विकिरण को परिवर्तित कर देती है, इसीलिए उसे कम गर्मी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़े का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सारी विकिरण को परिवर्तित कर देता है, जिससे गर्मी कम महसूस होती है। ग्रीष्मकालीन छाते के ऊपर सफ़ेद और नीचे काला रंग बनाया जाता है, जिससे गर्मी कम महसूस होती है। किस नियम के अनुसार जो वस्तु उतनी ही अच्छी उष्मा अवशोषक होती है, वस्तु की समान रूप से अच्छा उत्सर्जक होता है, उसे किरचॉफ्स का नियम कहा जाता है फ्रेंड्स, किरचॉफ्स का नियम कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उष्मीय विसार एक होता है आपका अल्फा बीटा गामा, इसका जो रेशियो होता है 1:2:3 होता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा का अल्फा बीटा गामा का रिलेशन क्या है, तो वो 1:2:3, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गर्मियों के दौरान ट्रैक के विस्तार के कारण पटरियों के बीच जगह छोड़ दी जाती है, चूँकि ग्रीष्म ऋतु में धातुओं का प्रसार होता है या रेखीय प्रसार गुणांक पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक इंजन जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है आपका? ऊष्मा ऊर्जा। क्या कहलाता है? ऊष्मा ऊर्जा कहलाता है, जैसे कि डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन आदि। अगला है आपका विशिष्ट ऊष्मा। किसी इकाई द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तित रहने पर उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा ऊर्जा। एवं द्रव्यमान की किसी वस्तु को 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उठाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को Q बराबर MSLT, यानी कि Q बराबर हो जाएगा M∆T जूल kg केल्विन, ठीक है। अगला है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता अधिक होने के कारण उसका उपयोग वाहनों के शीतलक में किया जाता है। खाना पकाने वाले बर्तन को विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है जबकि तापीय चालकता अधिक होती है। क्या होता है फ्रेंड्स? विशिष्ट ऊष्मा खाना बनाने वाला बर्तन में कम होता है और तापीय चालकता बहुत अधिक होता है, जिसका कारण हम लोग इसका यूज करते हैं। पानी का विशिष्ट ऊष्मा जो होता है आपका 4200 जूल होता है फ्रेंड्स। कितना होता है? 4200 जूल होता है, या 1 कैलोरी ग्राम सेल्सियस होता है। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितना होता है? 2100 जूल। 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.18 जूल होता है। गुप्त ऊष्मा के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाला है फ्रेंड्स। ये गुप्त ऊष्मा तापमान को स्थिर रखते हुए अवस्था बदलने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यदि एवं द्रव्यमान की किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा Q है तो Q बराबर ml, L बराबर हो जाएगा आपका गुप्त ऊष्मा, L की SI इकाई Q/m जूल किलोग्राम। ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ में प्रति इकाई समय में स्थानांतरित होती है उसे ऊष्मा प्रवाह की दर कहते हैं। ऊष्मा प्रवाह की दर Q/T, यानी कि तापमान में अंतर हो जाएगा, जो ∆T होता है आपका तापमान में अंतर होता है फ्रेंड्स। तो चलिए आज इतना ही रहेगा फ्रेंड्स, बाकी हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो जितना भी हम लोग जो कर रहे हैं फ्रेंड्स
अभी आदित्य रंजन सर और एस के झा दोनों का साइंस का डेली आप लोग का वीडियो मिल जाएगा फ्रेंड्स। बस आप लोग वीडियो को देखते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।